नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग स्टेट के बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। देखिए, आज आपका एग्जाम था और आज के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें रस छंद अलंकार के क्वेश्चन ठीक ठाक थे और प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है सेम उसी पैटर्न का, उतने ही ईजी, बल्कि उससे भी कुछ ईजी है। क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, ईजी है और बहुत ज़्यादा टफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं, इस पेपर को अभी मैं हल कराता हूं। लगभग आपको आज की क्लास में लगभग 250 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। 250 क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे और अगर 250 क्वेश्चन हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लेना। हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, बल्कि क्वेश्चन को सरसरी निगाह से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना, इसका फायदा आपको कल के एग्जाम में जरूर मिलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। भाई, संधि की बात करते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहते हैं स्वर संधि होता है, स्वर संधि होता है, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है मेरे साथियों विसर्ग संधि। कौन सा होता है? तो आप कहेंगे विसर्ग संधि होता है। आगे बोल रहा है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर वर्ण मिलता है तो उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। बेसिकली व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन कहते हैं, और विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संज्ञा संधि कोई भी संधि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक धन जाल होता है। संधि कौन सी होगी? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि होगा। यहां पर आपका व्यंजन संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? रामावतार। रामावतार शब्द नहीं होता, रामावतार होता है, जो कि दिया नहीं है। तो भाई स्वर संधि का उदाहरण है, ये कह रहा है परमानंद। तो परम धन आनंद बराबर परमानंद हो जाएगा। परम धन आनंद बराबर होता है, आनंद बराबर परमानंद। कविंद्र, तो कवि धन इंद्र बराबर होता है कविंद्र। और ध्यान रखेंगे ये तो फिर ये सभी हो जाएगा, है ना, ये मिस्टेक है आपका, रामावतार होगा, राम धन अवतार। तो ये सभी विकल्प आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का है नयन में कौन सी संधि है? आप देख सकते हैं नयन का संधि विच्छेद होता है, ने धन अन होता है। ने धन अन यानी यह ए है तो ए का अय हो जाता है। इसका मतलब है कि अयाद स्वर संधि होगा। विकल्प आपके डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत तेजी से बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन को मैं फिर कह रहा हूं, 2 बार देखना, एक बार देख करके श्योर मत होना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन और जब दूसरी बार आप देखेंगे तो लगेगा कि कुछ भूल रहे हैं। तो 2 बार देखेंगे, संपूर्ण चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन यहां से लगभग आपको ठीक ठाक उठा के पूछ रहा है। देखिए, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद जो होता है ये प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद? तो दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 की। सुपुरुष, इसमें कौन सा समास है? सुपुरुष, सुंदर पुरुष, कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आ रहा है। दिगु में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान तो होता है, लेकिन पूर्व पद आपका संख्यावाची विशेषण होता है। देखिए, जो पूर्व पद होता है यह संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है यह आपके कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो है वो विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही है। धनहीन में कौन सा समास होगा? धन से हीन, ये क्या हो जाएगा? धन से हीन यानी अपादान तत्पुरुष होगा, अर्थात तत्पुरुष समास। विकल्प सी आपके करेक्ट होंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो होते हैं ये आपके प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पंचपात्र में कौन सा समास है? पंचपात्र यानी 5 पात्र की बात कर रहा है, पंच लगा हुआ है, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत तेजी से आपको बताते हुए चलेंगे और ध्यान रखना कि एक एक शब्दों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत माता जो हम नमन करते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है,
सबकी प्रिय है भारत माता। कह रहे भारत माता के सपूत किसे कहते हैं? तो जो सभी लोग हैं, प्रत्येक धर्म के लोग हैं। ये कह रहे हिंदू धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को, इस्लाम को, यानी सभी धर्म के लोग। विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए एक और गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट में बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। अब ये कह रहे मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, सभी को समान समझे, सदा नैतिक नियमों का पालन करे, किसी से घृणा न करे। तो मनुष्य का जो धर्म है वो स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। कह रहे स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है सुधन अर्थ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उ के साथ अ का योग हो रहा है, उ आपका व में बदल जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका स्व हो जाता है और ई को यंच यानी यण संधि होता है। संधि कौन सी? यण संधि। ये सभी चीज बता चुका हूं, याद कर लेना आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अगला आपका एक पद्यांश दिया हुआ है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसके अंतर्गत देना है। कह रहा है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था सदा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कह रहे सुमार्ग का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर सुमार्ग का अर्थ होता है सही रास्ता। भगवान का पर्यायवाची कौन सा हो? तो प्रभु, ईश्वर और परमात्मा, ये सभी आपके भगवान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और यहाँ पर विकल्प आपका जो है वो ये सभी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का या निजवाचक सर्वनाम का। जब हम कहते हैं वह मेहनत करेगा, वह सफल, जो मेहनत करेगा वह सफल अवश्य होगा। तो जो और वह है ना आपका, जो सो, ये जो सर्वनाम होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो सो, ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते करें थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए। थोड़ी चीनी, जो चीनी है आपका, ये आपका क्या है? संज्ञा है। और थोड़ी चीनी इसके साथ प्रयुक्त हुई है। कैसी संज्ञा है? अगणनीय संज्ञा है। यानी यहाँ पर माप तौल, जब परिमाण की बात करते हैं तो वहां पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। विकल्प आपका यहाँ पर 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। करे जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो जिसके हृदय में साथियों दया नहीं है उसे हम लोग कहते हैं निर्दयी। क्या कहते हैं? निर्दयी। और जिसमें ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? किए गए उपकारों को मानने वाला। और नास्तिक जो ईश्वर में अस्तित्व नहीं रखता है ना, उसको हम लोग कहते हैं नास्तिक। करे आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानने का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। क्या होता है? दर दर भटकना होता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये कह रहा है भार्या, आत्मजात, तनया और दुहिता। तो भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आत्मजात, तनया और दुहिता ये बेटी के होते हैं। किसके होते हैं? पुत्री का पर्यायवाची ये होता है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 नंबर का। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग विधेय कहते हैं। उद्देश्य होता क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग विधेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये कह रहे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। तो सुंदर आपका विशेषण की मूलावस्था होती है, सुंदरतर विशेषण की उत्तरावस्था होती है और सुंदरतम ये विशेषण की उत्तमावस्था होती है। तो विकल्प आपके यहाँ पर ए करेक्ट होंगे। पुरातन का विलोम क्या होगा? पुरातन का विलोम जो होगा ये नवीन होगा। क्या होगा? नवीन होगा। इसी प्रकार से प्राचीन का नया और नया का पुराना या पुराना का नया होता है। कपूर शब्द कैसा है? कपूर एक तद्भव शब्द माना जाता है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है कर्पूर। क्या होता है?
कर्पूर, जैसे पढ़ते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, है ना। तो कर्पूर जो होता है ये आपका एक तत्सम शब्द होता है और कपूर एक तद्भव शब्द माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। रोटी कमाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जीविकोपार्जन नहीं करना, गलत है ये आपका। जीविकोपार्जन करना बिल्कुल सही जवाब है, तो बी ही आपका करेक्ट होगा। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 27, मुंह छिपाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सुंदर होना, शान से रहना, कुरूप होना या लज्जित होना? तो मुंह छिपाने का अर्थ होता है लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 28 का है पगड़ी रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पगड़ी रखने का मतलब क्या होता है? अपमानित करना या इज्जत बचाना या इज्जत गिराना या पगड़ी संभालना? इज्जत बचाना पगड़ी रखना होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग, भैया ये तो ऐसा व्यक्ति है गड़े मुर्दे उखाड़ता है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ होता है दबी हुई बातों को फिर से उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है घबराना। क्या होता है? घबराना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहे इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 31 में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कह रहे विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, सही है। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, यहाँ पर ये जो वाक्य आपका अशुद्ध है ये होगा आपका कि शहीद देश जो है वो शहीदों का सदा आभारी रहेगा। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ठीक है। कभी भी शहीदों का देश ऐसे नहीं, देश शहीदों का आभारी रहेगा, इसका मतलब ये वाक्य अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला कह रहे लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, तो जो आपका दिया हुआ है ना कि लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, तो पत्थरों से नहीं लाल पत्थर से बनी है, पत्थर का बहुवचन नहीं होता है। विकल्प आपका ए करेक्ट होगा, तो यहां पर आपका अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 33 नंबर में आइए देखते हैं। कह रहा है बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये आपका शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, बिल्कुल सही है। शाम को फल लेने जाना है, बिल्कुल सही है। लेकिन लोटा में भरकर पानी ले आओ, तो लोटा में भरकर पानी ले आओ ये नहीं होगा, बल्कि इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा कि लोटा भरकर पानी ले आओ, ठीक है। तो लोटा में भरकर नहीं, लोटा भरकर पानी ले आओ। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपका इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध वाक्य है? पहला कार्य उसने बड़े बड़े फल छांट दिए, यह हमारे आगामी नेता हैं। यह कह रहा है कि यह हमारे आगामी नेता हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध होगा कि यह हमारे भावी, आगामी नहीं भावी नेता हैं, ठीक है, भावी नेता हैं। तो विकल्प आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 35 नंबर का कह रहा है वह लड़का पीटता है, तो वह लड़का पीटता है ये जो दिया हुआ है यह अशुद्ध रूप होगा वह लड़का को पीटता है, लड़का को पीटता है, क्योंकि यहां पर लड़का क्या है? ये जो लड़का है ये सजीव है और सजीवों के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका कि राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, कौन सा पदबंध है? तो बहुत सुंदर है आपका, इसका मतलब है कि विशेषण पदबंध होगा। ये दोनों विशेषण ही है, सुंदर आपका विशेषण है और बहुत शब्द है सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण है, यानी दो प्रकार के विशेषण मिल गए हैं, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, इसी को हम लोग पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ, यानी दशरथ आपका संज्ञा है, नाम है, और यहां से ये पूरा शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब विभिन्न शब्द मिलकर के एक वाक्य में बन जाते हैं संज्ञा के रूप में, तो हम लोग कहते हैं संज्ञा पदबंध होगा। आइए, कर कछुआ धीरे धीरे चलते हुए क्रिया की विशेषताओं को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण पदबंध के दायरे में आते हैं। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। करे देश के लिए शहीद हुआ सुभाष, यानी देश के लिए शहीद हुआ सुभाष, बेसिकली सुभाष की बात कर रहा है। सुभाष जो है वो संज्ञा है और संज्ञा के पहले ये शब्द जो है संज्ञा के लिए ही आए हैं, यानी इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। विकल्प आपका ए करेक्ट होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से हम लोग कर भी पा रहे हैं और साथ ही साथ अधिक से अधिक प्रश्न करने का प्रयास भी करेंगे। मतलब आज की क्लास में हम आपको लगभग 250 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 250-51 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे और इतना क्वेश्चन एक नज़र में देखने के बाद कहीं कहीं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉल हो जाती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि इस क्लास को कम से कम 2 बार आपको देखना है, मिनिमम 2 बार देख लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस समय एग्जाम देने जा रहे होंगे और इस समय
अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कह रहा है क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहा जाता है। जो क्रिया का कथ्य रूप है इसको क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, कर्ता कहते हैं, क्रिया या संज्ञा, तो इसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। बेसिकली वाच्य जो होता है यह क्रिया का रूपांतरण होता है। कह रहे पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, कौन सा वाच्य है। पहली बात, पुलिस द्वारा, इसका मतलब है कि या तो कर्म होगा या तो भाव होगा, लेकिन कर्तृवाच्य नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं, कर्तृवाच्य यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के साथ अगर ने प्रयोग है तो कर्तृवाच्य, नहीं भी है तो भी कर्तृवाच्य है, लेकिन कभी भी कर्ता के साथ द्वारा और से का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहां पर कह रहा है पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर को पकड़ने का काम पुलिस कर रहा है, लेकिन साधन के रूप में आया है, तो या तो कर्म या तो भाव। अब चोर पकड़ा गया, ठीक है, तो चोर पकड़ा गया इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहां पर कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता यहां पर दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। लड़का खाता है, तो भाई खाना खाता होगा, कुछ न कुछ खाता होगा। सीता नाचती है, ये भी कर्तृवाच्य है, इसको ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य है। ये भी आपका कर्तृवाच्य है, ये भी आपका कर्तृवाच्य है। लेकिन साथियों थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, इसका मतलब है भाव की प्रधानता है, भाववाच्य हो जाएगा। करे वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताइए इसका कि वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है। पहला कार्य कहाँ गया आपका, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वचन होता है, बोली होता है, बोलने का विषय होता है, या फिर कहावत होता है। तो इसका सही आंसर होगा बोलने का विषय। करे किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, अकर्तृवाच्य और भाववाच्य। जो भाववाच्य होता है इससे असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 46 में आप देख सकते हैं कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, ये तो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, तो ये आपका वाक्य शुद्ध है। 46 का बी आंसर आपके करेक्ट होंगे। 47 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहे पिता का उत्तरदायित्व तो पुत्र पर होता है। मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की। अज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। ये सभी आपके अशुद्ध हैं। लेकिन ए उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। ये कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुनते सुनते कान भर गए। हर एक, तो हर और एक का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो सुनते सुनते कान भर गए, ये आपका जो वाक्य होगा ये शुद्ध वाक्य होगा। बाकी सभी वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल हम चीज़ों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को रटवा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि टाइम नहीं है, 250 क्वेश्चन करना है, फिर आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे डिटेल बताने में। 49 तुमसे बोला नहीं जाता, भाववाच्य। आगे 50 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो 3 भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, तो शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। करे शब्द से प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। तो शब्द से प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त करने वाली जो शक्ति होती है, प्रसिद्ध मतलब मूल अर्थ को, ठीक है, यानी मूल अर्थ को, यानी मुख्यार्थ को, मुख्यार्थ को। ठीक है, तो अभिधा होती है। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति क्या कहलाएगी, व्यंजना होगी। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा व्यंग में रहती है। किसमें भाई, मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता व्यंग में रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपका कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहे व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित होती है और व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प डी ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं। तो जो समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार होते हैं इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ध्यान रखना एग्जाम में उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, इनसे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करे साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है। तो है किया गया, है किया गया है। इसका मतलब है आपका कि अलंकार आपका संदेह हो जाएगा। कौन सा होगा, संदेह होगा।
आगे कह रहे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। जब कभी भी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विकल्प आपका यहां पर बी करेक्ट होगा। 59 ये कह रहे फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? भाई फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकरण। क्यों होगा? क्योंकि फूल हंसे, हंसता कौन है? व्यक्ति। तो हंसने की बात फूल से कर रहा है, तो फूल हंसता नहीं है, व्यक्ति हंसता है। यानी प्रकृति का जो है वो चित्रण मनुष्य रूप में किया गया है, इसका मतलब मानवीकरण होगा। कह रहे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहे केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिघाड़ उठा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इस पंक्ति में साथियों जो अलंकार है उसका नाम है उत्प्रेक्षा। क्यों होगा? क्योंकि मानो शब्द लगा हुआ है। विकल्प आपके डी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए अलंकार को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ये कह रहे चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कौन सा अलंकार है? तो अतत गुण अलंकार होगा। विकल्प आपके यहाँ पर ए करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं, क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहते हैं वर्णों की आवृत्ति को। आगे कह रहा है अंधेरों पर अली मडराते केशों पर मुग्ध पपीहा, इसमें अलंकार कौन सा है? तो अधि अली ये कह रहा है ना आपका अंधेरों पर अली मडराते, यानी भौरा जो है वो अंधेरों पर क्या करते हैं? मडराते रहते हैं। और आगे आपका कह रहा है कि केशों पर मुग्ध पपीहा, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तुरूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तुरूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा विभावना यथाशांक नहीं रूपक उल्लेख अलंकार होगा। क्या होगा? उल्लेख अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो कह रहे रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है 66 में? तो देख सकते हैं रूपक अलंकार ये कह रहे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं थी जल थल में, तू मोहन के उर्वासी हमें उर्वशी समान। तो उर्वशी और उर्वशी के अलग अलग अंतर हैं, तो यहाँ पर यमक हो जाएगा। को घट ये विश्वानुजा वे हलदर के वीर, और कह रहे मन सागर मनसाल हरि बूढ़े बहें अनेक। रूपक की बात कर रहे हैं, मन सागर मन रूपी सागर की बात कर रहे हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा 66 का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 67 का। ये कह रहे रेशमी कलम से भाग्य लिखना, भाग्य लेख लिखने वाले। तो रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाले, इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। विकल्प आपका सी करेक्ट है। रूपक ढूंढे शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। स्वाभाविक सी बात है कि शशि मुख यानी शशि रूपी यानी चंद्रमा रूपी जो मुख की बात कर रहा है रूपक अलंकार है। करे कंजकली कलिका लतान सिर सारी है में अलंकार कौन सा होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क वर्णों की आवृत्ति है, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे साथियों कंजकली कलिका यानी रूपक भी हो जाएगा। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। करे दुख है जीवन तरु के मूल में अंतर अलंकार कौन सा होगा? तो दुख है जीवन तरु के मूल, तो जीवन तरु की बात कर रहा है ना, जीवन और तरु की बात कर रहा है, यानी जीवन आप जीवन तरु का मतलब जीवन रूपी तरु की बात कर रहा है ना, तो ये आपका रूपक हो जाएगा। और रूपक कहीं दिया नहीं है भाई, तो इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी आंसर। करे सखी सोहत गोपाल के घर के उर गुंजन की माल, और बाहर लसत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। तो इसमें कौन सा होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है बाहर मनु पिए, ठीक है, दावा नल की ज्वाल। इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे आपका कह रहा है खंजरीर नहीं लख परत, खंजरीर नहीं लख परत कुछ दिन सांची बात, और बाल द्रगन समहीन को कर्ण मनो जब ताप तप जात। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर आपके बी होगा, क्योंकि यहां पर दिया ना कर्ण मनो करो मनो तप जात। ठीक है, तो आपके आंसर जो है वो बी करेक्ट होगा। ये करे मानो माई धन धन अंतर दामिनी, तो मानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से मानो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखते रहिए, यहाँ पर दिया मानो भीति जानी मसीहत और पसारी पानी मानो। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ये करे मनाने में कठिन आंगन चली ताते राते पाए, मनाने कठिन आंगन चली ताते राते पाए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपका श्लेष रूपक यमक और उत्प्रेक्षा। तो कौन सा सही है?
उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। कर तंत्री नाद कवि तरस सरस राग तिरंग और अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही विकल्प जो होगा वो विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तो यहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो विरोधाभास होता है। करे पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पत्थर कुछ और, पत्थर कभी मुलायम हो सकता है क्या? नहीं, यानी विरोधाभास अलंकार है। कह रहा है कि सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, आप सोचिए कि सब में सन्नाटे कुछ बोले, सन्नाटे कभी बोल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर विरोधाभास एक दूसरे का विरोध करते हुए आएगा। कह रहे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। तो अलंकार कौन सा होगा इसमें? 79 में भी इसमें भी विरोधाभास हो, क्योंकि कह रहा है ना कि जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कह रहा है विकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मंद और बरसते भर जाने का मेघ, उदय होता छिपने को चांद। इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो 80 में जो अलंकार हो जाएगा कि विकसते मुरझाते को फूल, दीप जलता होने को मंद और बरसते भर जाने का मेघ और उदय होता, तो इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। विकल्प आपके 80 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प स्वर लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। करें छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? तो छंदों को पढ़ते समय जो विराम स्थल होते हैं उसी को हम लोग यति कहते हैं। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपका करें अनुस्वार युक्त ह्रस्व वर्ण को क्या कहते हैं? यानी ऐसे वर्ण जो अनुस्वार युक्त होते हैं इसको हम लोग गुरु कहते हैं। ठीक है, तो गुरु कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग देख सकते हैं, यहां पर कह रहा है कि सवया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। देखिए जो सवया छंद होता है इसके जो प्रत्येक चरण होते हैं, एक मिनट रुक जाना, यहां पर 2 क्वेश्चन छूट गया है। पहला छूटा है 84 नंबर, संयुक्त स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजन में कौन सा वर्ण होता है? तो संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? इसका सही आंसर होगा गुरु। कौन सा वर्ण होगा? गुरु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो गुरु वर्ण होता है। कह रहे नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? नगड़ तो राजभान सलगा यानी नस्ल होता है। क्या होता है? नस्ल। तो नस्ल लघु लघु और लघु, विकल्प आपका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की हम लोग बात करें तो सवया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 22 से 26 वर्ण देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 87 की बात करें तो 87 में कह रहा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? देखिए कर इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा, कवित्व और मंदाक्रांता। तो आप देख सकते हैं 87 का जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका मंदाक्रांता। क्या होगा? डी आंसर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है आपका कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, ये होगा नगड़, जगड़ और रगड़, इसके कुल क्रम 12 होते हैं। कौन सा वर्णिक छंद होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का वो हो जाएगा वंशस्थ छंद। कौन सा होगा? वंशस्थ छंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो यहाँ पर 89 नंबर की बात करें, पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? करे सदा शशि द्वेज ललाट शोभता वह पटियों के तट दीपक को सिखा। यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो विकल्प आपका यहाँ पर छंद कौन सा होगा, क्षमा चाहता हूँ, छंद कौन सा होगा? तो वंशस्थ छंद इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 घनाक्षरी छंद कौन सा है? तो 90 का जो सही आंसर होगा घनाक्षरी छंद एक वर्णिक छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का है ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? वीर रस में होता है। काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? तो काव्य गुणों में राजा किसको मानते हैं हम लोग? प्रसाद गुण को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्रसाद गुण को राजा माना गया है। ये करे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इस पंक्तियों में आपके कौन सा काव्य गुण होगा? तो ओज गुण पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते, करे भू पर ध्य विकल्प वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। इसमें कौन सा काव्य गुण है? ठीक है,
तो इसका सही जो जवाब होगा वो ओज गुण होगा। क्या होगा? ओज गुण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। ओज गुण की प्रधानता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी रचना रस गंगाधर में कितने काव्य गुणों का स्वीकार किया है? ये कह रहा है 1, 2, 3 और 4। तो जो पंडित जगन्नाथ हैं इन्होंने अपनी रचना रस गंगाधर में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 ये कह सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसमें कि कुल मिलाकर के सिर्फ 8 ही रसों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा रस है? श्रृंगार। इनमें से कौन सा रस है? इसके पूछने का अर्थ क्या है भाई? देखिए ये कह रहे इनमें से कौन सा रस है। ठीक है, अच्छा इसमें से दिया हुआ है रौद्र रस, करुण रस, इनमें से सभी। देखिए जब हम लोग रस की बात करते हैं तो आप 96 में कहेंगे कि भाई सभी रस है, स्वाभाविक सी बात है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंबन श्रृंगार। करे वीरों का कैसा हो बसंत उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें वीर रस की प्रधानता है। और क्वेश्चन नंबर 80 आपका कह रहा है यहाँ पर कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले सेट पर आते हैं और अगले सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों जब संसार की बात करते हैं तो संसार का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है समधनसार, और ऐसा विकल्प आपके बी में दे रखा है। करे स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा? सतगति, सत धन गति हो जाएगा। संतोष समधनतोष बराबर संतोष हो जाएगा, तो विद्यालय में स्वर संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कार्य व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा क्या कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के उत्पन्न होने से व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? ने धन अन। स्वर संधि है विद्यार्थी नहीं होगा। संगम यशोदा, तो संगम आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे परमात्मा में कौन सी संधि है? तो परम है जो आत्मा। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। परम आत्मा, ठीक है, तो यहां पर वृद्धि दीर्घ संधि हो जाएगा। आकाशवाणी दीर्घ यानी दीर्घ संधि का उदाहरण ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? नवरात्रि, नवग्रह और नवयुवक। तो यहाँ पर नवयुवक जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाता है। नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा? नगण्य शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 8 महासागर सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? जो महासागर आपका शब्द है उसका सामासिक शब्द यानी महान है जो सागर, विकल्प आपके बी करेक्ट हैं। मतदाता शब्द में समास कौन सा होगा? तो मतदाता ये होता है आपका तत्पुरुष समास यानी मत को क्या करने वाला? देने वाला। अनुरूप में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, सब बता चुका हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके हुए फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है। सबकी प्रिय कौन है भाई? भारत माता जी हैं। कह रहे पके फसलें और पके फल किसकी देन है? नदियों की, मिट्टियों की, पहाड़ों की और लोगों की देन मानी जाती है। प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी नदियों की देन ये मानी जाती है। किसकी देन? नदियों की देन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत माता का उपहार किसे कहा गया है? तो भारत माता का जो उपहार है वो वनों की जड़ी बूटी को नहीं, खानों में खनिज को नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आइए हम लोग एक पैसेज पढ़ते हैं। कह रहे अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना,
किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी क्या है, परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब और मतलब ये सब खुदवा करके जनता का उपकार किया है। यही मानवता का मुख्य धर्म है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? जरा आंसर सभी लोग करिए। सामाजिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए, सामाजिक की जब बात करते हैं तो सामाजिक का जो मूल शब्द है वो समाज है। कौन सा है? तो आप कहेंगे सामाजिक में जो मूल शब्द है साथियों ये समाज है, और इसमें जब एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बन जाता है सामाजिक। तो विकल्प आपका यहां पर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। करें संहार का अर्थ क्या होगा? संहार मीन्स क्या होता है? संसार, नाश, भलाई या दया? प्रश्न का सही आंसर होगा बी। देखिए, एक बार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके रिपीट करता रहता है एग्जाम में। ये करे मैत्री की राह बताने को सबको सुमार, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। परिजन में उपसर्ग कौन सा है? परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जन आपका मूल शब्द होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और अक्षर, जिसका अक्षर या क्षय नहीं होता। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। इस वाक्य में कुछ क्या होगा? तो और के कारण, अच्छा कुछ की बात करता है, कुछ ले आओ, है ना। तो ये निजवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? यह एक कुछ जो होता है वो कुछ और कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इनकी गणना की जाती है। मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूं सिंपल सी बात है, विधिवाचक वाक्य होता है। वाक्य जो है अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर होता है वो वाक्य के कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निराकरण, निर्भय, निवास और निरपराध। तो निरपराध में जो है वो निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका? निर। निवास, वास के पहले नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। निर्भय में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और ध्यान रखेंगे निराकरण, ठीक है, तो निराकरण निरा का प्रयोग किया गया, तो यहां पर सही आंसर आपका निवास होगा। करें सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? सपेरा, एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प आपके डी करेक्ट होंगे। आइए देखते हैं कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। पराकारक की जो बहुत भाषाएं जानता है उसे भाषाविद कहते हैं। ये तो सही है आपका। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी कहते हैं। जो कटु बोलता है कटुभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। गलत है। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं, जो कि वाचाल बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? कह रहे पहिया का पहिए होता है, ठीक है। 24 नंबर की बात कर रहे हैं। आदत का आदतें सही है। हाथी का हथनी, लेकिन हाथी का जो हथनी होता है ये स्त्रीलिंग होता है, बहुवचन नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। करे शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? तो 25 का यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह है ना, तो शब्दों का सार्थक समूह इसका मतलब वाक्य कहलाएगा। कह रहे पहाड़ काटने इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव काम करना, छोटा काम करना, काम नहीं करना, साधारण काम करना। जब हम कहते हैं पहाड़ काटना इसका मतलब असंभव कार्य करना। कह रहे घोड़ा बेचकर सोना, इसका मतलब होता है बेफिक्र होकर के सोना, ठीक है। कह रहे कान पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना इसका मतलब ध्यान न देना। दोनों विकल्प सही है। अनसुनी करना और तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ध्यान न देना और अनसुनी करना, ये दोनों हो जाएंगे। कह रहे पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना, विकल्प आपका ए करेक्ट है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है कि निरक्षर होना, पूरी तरह से क्या होना? निरक्षर होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कि कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? पहला कार्य कि ये फल अच्छे नहीं है, ये तो सही है आपका। मुझे निबंध लिखना है, सही है। राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये गड़बड़ है आपका, ठीक है। राम और राम नहीं, राम और उसका पुत्र ये कह सकते हैं हम, बाजार गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? तो आप देख सकते हैं 32 में
ये करे यह सुंदरतम साड़ी है, ये तो सही है। घातक विष सुंदर शोभा और बुरी कुविष्ट नहीं होता है। विष के साथ घातक का प्रयोग जरूरी नहीं है, शोभा के साथ सुंदर का प्रयोग नहीं होता है, कुवृष्टि के साथ बुरी का प्रयोग नहीं होता है। विकल्प आपके बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये गलत ही पूछ भी रहा था। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देख सकते हैं कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, अमेरिका की खोज की, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर ए ही करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, कह रहे घंटी बजते ही सब मजदूर अपने घर जाएंगे। सड़क पर कंकन मतलब कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो। पानी की समस्या तो बढ़ती जा रही है और गंगा का पानी गंगा का पानी गंदा हो गया है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सड़क पर कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो। ये अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य? शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। लड़की झूले से गिर गई, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है शुद्ध है। इसका शुद्ध हो जाएगा वह शहर से खिलौने लाकर, के नहीं होगा, शहर से खिलौने लाकर के क्या करता है? बेचता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। मेरी बहन कल दिल्ली जाएगी, कौन सा पदबंध है? तो मेरी बहन आपका यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रहा है ना, तो आप कहेंगे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कौन सा? संज्ञा पदबंध। कह कौन पदबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन सा पदबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पदबंध के कुल मिलाकर के 5 प्रकार होते हैं। तो संज्ञा पदबंध समास पदबंध नहीं होता है। संज्ञा होता है, आपका विशेषण होता है, क्रिया होता है, व्यय होता है और क्रिया विशेषण होता है। तो 5 प्रकार के होते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, शब्द में कौन सा पदबंध है? तो गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें पदबंध आपका विशेषण पदबंध होगा। कौन सा? विशेषण, क्योंकि बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत और अच्छी दिया हुआ है। आगे बढ़ते, संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है। बहुत धीमी गति से क्या करती है सुनीता? बहुत धीमी गति से लिखती है, इसमें कौन सा पदबंध है? तो 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत धीमी गति से, मतलब क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी आंसर सही है। कार्य क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह क्या कहलाता है? क्रिया पदबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कर्तृवाची में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्तृवाची में किस क्रिया का प्रयोग होता है? पहला कार्य अकर्मक, सकर्मक या एक से अधिक विकल्प सही है। तो विकल्प आपका सी ही करेक्ट होगा। चलिए 142 नंबर, ये कार्य कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक क्रिया, यानी कर्मवाच्य का निर्माण केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करेंगे तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 44 का। मैं लिख नहीं सकता, वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। तो मुझसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जा सकता, सकता है ना, तो मुझसे लिखा नहीं जा सकता। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सोनार गहने बनाता है, वाच्य कौन सा है आपका? सोनार गहने बनाता है, क्या बनाता है? गहने बनाता है, यानी कर्ता की प्रधानता है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए कह रहा है यहाँ पर 46 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहे झूठी गवाही मत देना, यह काम आप पर निर्भर करता है। और आपका पत्र सधन्यवाद, देखिए सधन्यवाद ऐसे नहीं, सधन्यवाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है आपका। तो झूठी गवाही मत देना, यही आपका सही आंसर होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात अगर हम लोग करें तो कहता है कि रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। यह जो वाक्य होगा साथियों, यह संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर और दिया हुआ है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, ये वाक्य कैसा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना। 49 में कह रहा है कि आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, तो याद दिया है ना, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प आपके बी करेक्ट। कह रहे सलमा घर जाती है, ये वाक्य कैसा है? भाई सलमा घर जाती है, ये जो वाक्य साथियों ये सरल वाक्य में आपका आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51, ये करे शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो शब्द और अर्थ के बीच प्रयुक्त संबंध के लिए जो शब्द आता है उसे शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं, करे व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? तो व्यंजना जो भेद होता है इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक शाब्दी और आर्थी। शाब्दी और आर्थी, तो आर्थी दे दिया है ना, तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? फिर कहेंगे शाब्दी और आर्थी आता है। चलिए
देखते हैं तो आर्थित हो गया ना, शाब्दिक नहीं दिया हुआ है, शाब्दिक नहीं दिया है, तो विकल्प आपका ए हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 53 आइए देखते हैं। कार्य मूल अर्थ को व्यक्त करना, गलत है। प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्य अर्थ की व्याख्या करना, मुख्य अर्थ में छिपे अर्थ को जो है व्यक्त करना, ये व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य होता है। रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। कह रहा है कि नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो व्यंजना होगा, क्योंकि नगर सेठ को देख करके आप दरिद्र की बात कर रहे हैं, दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब आप व्यंग कस रहे हैं। आगे बढ़ते, करक कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार होगा, जैसा कि आप जानते भी हैं। आगे बढ़ते, कहता हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, अतिशयोक्ति अलंकार है। वीरा है अथवा, यह वरदान, अथवा दिया हुआ है यानी संदेह अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 का, देखिए कितना आसान है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्टेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं। कह रहे कि प्रियतमा को समक्ष या कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा, विरोधाभास अलंकार यहाँ पर सही आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि खेले जू की वार तुमको ही ऐती बार, हरिनाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में, अलंकार कौन सा होगा, तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा, वक्रोक्ति, जहां पर वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता जानबूझ करके गलत अर्थ निकालता है या कंठ के ध्वनि के कारण गलत अर्थ निकालता है, तो वहां पर वक्रोक्ति होता है। ये कह रहे अर्थालंकार में बिना सरस्वती विधवा के समान है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। ये कथन किसका है, ये कथन साथियों ध्यान रखेंगे कि ये कथन वेद व्यास का माना जाता है। किसका है, तो वेद व्यास का है, और इन्होंने कहा है कि अर्थालंकार के बिना जो सरस्वती है यह विधवा के समान है। करे के की रब की नुपुर धुनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इसका जो विकल्प क्या हो जाएगा आपका 63 का, ये कह रहा है आपका कि असंगति श्लेष और यमक, तो बिल्कुल सही आंसर है यमक हो जाएगा। कि की रब की नुपुर धुनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। 1 मिनट रुक जाना, 63 की बात कर रहे हैं ना, तो यमक अलंकार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जगती जगती की भूख प्यास, जगती जगती की भूख प्यास यहाँ पर कह रहा है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। वीर है अथवा वरदान, हमने कई बार बताया है कि यहाँ पर जो अलंकार होगा वो संदेह हो जाएगा। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, तो भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, इसका अर्थ ये कि ये दृष्टांत होगा। कौन सा अलंकार, तो आप कहेंगे दृष्टांत अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 66 को देखें तो कह रहा है कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है, तो सत्यशील, सत्य रूपी अगर शील की बात हम लोग करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनमें से रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा, रूपक होगा, और इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सेहत है मुखचंद्र में, सेहत है मुखचंद्र में, इसमें अलंकार कौन सा होगा, तो आप कहेंगे रूपक अलंकार हो जाएगा। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। मनवा, ये कह रहे मनवा भव सागर में गोते खाए, मनवा भव सागर में गोते खाए, इसमें अगर हम लोग कहें अलंकार कौन सा होगा, तो आप कहेंगे इसमें भी रूपक अलंकार है। करे बेटी विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही में, अलंकार कौन सा होगा, तो 69 का जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा रूपक। बेटी विभावरी जागरी अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट और बेटी विभावरी जागरी, ठीक है। डुबो रही में कौन सा अलंकार है, रूपक है। करे मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, तो मंद हंसी मुखचंद जुनघई में अलंकार कौन सा होगा, उपमा दिया है, रूपक दिया है, मानवीकरण दिया है और श्लेष अलंकार दिया है, तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार ही होगा। करे बहुत कली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे घुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो उत्प्रेक्षा होगा। क्यों होगा, जैसे या मनु मानो, जैसे घुल गई है, मानो घुल गई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर का आ रहा है 72 का। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। कह रहे पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, तोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इस पंक्ति में आपका जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यों यों ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 74 की। 74 में कह रहा है कि फूले है कुमुद
फूली मालती सघन वन, फूली रहे तारे मनो मोती अनगिन है। तो यहाँ पर मानो होगा, मनो दे दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। आप सोच सकते हैं कि मानो मन जनहु, इतना आपका सारा दिया है पिछले वर्षों में भी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस वर्षों में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन रखा जाएगा। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर दिया हुआ है ना, एक मिनट रुक जाइए, यहां पर करें नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में, हाँ, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। तो अलंकार आपका कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। करे ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विरोधाभास। खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, विरोधाभास होगा। करे आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका न विहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, आप सब देख लीजिए, यहाँ पर विरोधाभास विशेष तौर पर आपके सही हो रहे हैं। करे वह जीता ही मरा, कभी जीता हुआ व्यक्ति मर नहीं सकता, विरोधाभास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 करे कोमल नैनों से पत्थर बरसाने लगे, कभी कोमल नैन से पत्थर बरसाया जा सकता है क्या? विरोधाभास हो जाएगा। करे अंगार शैया पर मधुर कलियां बिछाना, भाई अंगार शैया कैसी है? अंगार खोलती हुई एकदम शैया है, जलती हुई शैया है, और मधुर कलियां बिछाना कभी हो सकता है? नहीं, यानी विरोधाभास अलंकार। तो साथियों, जितना आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा। आप सोच सकते हैं कि पिछले वर्षों में भी अलंकार से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, करे छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो छंद शब्द जो होता है वो छद धातु से बना हुआ है। किससे होता है? छद, जिसका अर्थ होता है, एक मिनट क्षमा चाहता हूं मैं, छिद है आपका दिया हुआ, देखिए छिद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करे छिद धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आच्छादित करना दिया हुआ है, ढकना दिया हुआ है, और दोनों विकल्प सही। पहला वाला 81 में ये दिया है और 82 में उसके नीचे ही तुरंत दे दिया है, समझ रहे हैं ना? तो दोनों विकल्प सही है। छिद माने ढकना भी होता है और आच्छादित करना भी होता है, दोनों वही होता है। करे चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? चंचल में जो च वर्ण दिया हुआ है इसमें कौन सी मात्रा होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु की। कौन सी? गुरु की। चंचल में च में गुरु की मात्रा होगी। ये चम दिया है, ध्यान रखेंगे, चन वर्ण जो दिया हुआ है इसमें गुरु होगा। करे चंद्रबिंदु वाले वर्ण क्या होते हैं? ये लघु या गुरु होते हैं। जो चंद्रबिंदु वाले वर्ण होते हैं इसको हम लोग गुरु की श्रेणी में रखते हैं। विकल्प आपके बी करेक्ट हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बारीकी से क्वेश्चन, इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सगड़ में कुल लघु और गुरु वर्ण कितने होते हैं? सगड़ तो यमाता राजभन सलगा, यानी सलगा। ठीक है, लघु, लघु और गुरु। आप देख लीजिए लघु, लघु और गुरु किस में दिया है? विकल्प ए में दिया है। पंक्ति में कौन सा छंद है? करे मानुष है तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो ये इंद्रवज्रा दिया हुआ है, सवया दिया है, कवित्व दिया है, और उपेंद्र वज्रा छंद दिया हुआ है। विकल्प आपका यहाँ पर बी जो दिया है सवया छंद, ये सवया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण और कुल मिलाकर के 12 वर्ण होते हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित। कौन सा होगा? द्रुत विलंबित, यानी विकल्प आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 88 की। 88 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में वर्णिक छंद है। करे फूली डाले सुकुसुमई तिय के देख आंखें आ जाती, मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। तो मंदा क्रांता छंद हो जाएगा। कौन सा होगा? तो आप कहेंगे मंदा क्रांता छंद, इसमें आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। कार्य किस वर्णिक छंद में यगण के साथ 12 वर्ण होते हैं? इसका नाम होता है साथियों कौन सा? तो भुजंग प्रयाति में। कौन सा? भुजंग प्रयाति में जो है उसमें कुल 12 वर्ण आपके देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो करें द्रुत विलंबित और सवया किस प्रकार का छंद है? जो द्रुत विलंबित और सवया है ये आपके वर्णिक छंदों में आते हैं। क्वेश्चन का 90 का आपके सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो काव्य प्रकाश जो है वो आचार्य मम्मट की रचना मानी जाती है। किसकी? आचार्य मम्मट की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 करे माधुर्य गुण किस रीति से संबंधित है? तो जो माधुर्य गुण होता है साथियों ये आपका वैधर्वी रीति से संबंधित मानी जाती है।
आगे बढ़ते हैं। कार्य पांचाली रीति, जो पांचाली रीति है इसका संबंध किस काव्य गुण से है? तो पांचाली रीति का संबंध प्रसाद गुण से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्य आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कुल मिलाकर 10 माना है। कार्य आचार्य वामन के अनुसार रीत के भेद कौन सा है? तो रीत का भेद माधुर्य है, वैदर्भी है, ओज है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका वैदर्भी। तो वामन के अनुसार जो रीत का भेद है वो कौन सा है? वैदर्भी भेद माना जाता है। 96 नंबर का रहा है कीचड़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसमें वीर रस की बात है। कौन सा है? वीर रस की बात हुई है इसमें। करे विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्र निष्पत्ति उपयुक्त में से किसके द्वारा कहा गया है? यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग के संयोग से जो है वो रस की निष्पत्ति होता है। ये कथन किसने कहा है? तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भरत मुनि। किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 98 की बात करते हैं तो 98 का रहा है कि नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के चित्रण में किस रस का समावेश होता है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेम जो और जब हम लोग नायक और नायिकाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है कि अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। विस्मय या आश्चर्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, ये 200 क्वेश्चन आपका पूरा हो रहा है। करे आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? उन्होंने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार से हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को अभी पूरा कर लिया है। ठीक है। अभी हम लोग 50 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो कहीं जाना नहीं है। इस पूरी वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके चरण चूमेगी। आज की जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जो आपका दिया है ना कि भाई वामन के अनुसार ये कौन सा सही है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्य पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीत धन अंबर पीतांबर, यानी विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये करे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? आप देख सकते हैं विद्या धन आलय होता है, यानी विकल्प आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 3 का, यदि अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो अय किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जब साथियों ए, अय, ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए आपका अय में परिवर्तित होता है, अय में परिवर्तित होता है, अय आपका आय में परिवर्तित होता है, ओ आपका अव में परिवर्तित होता है, औ आपका आव में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए का अय हो जाएगा, ए का क्या होगा? अय हो जाएगा। और एक बात और, गायक जैसे दिया हुआ ना आपका गायक, ये जो नियम होता है, ये बताने जा रहे थे आपको कि ये जो नियम होता है यह अयाद संधि का नियम होता है। किसका होता है? तो आप कहेंगे अयाद संधि का ये नियम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें अगला 4 नंबर की, करें गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का गय धन अक बराबर होता है गायक, यानी आप देख सकते हैं अय है और अय का यहाँ पर आय हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कार्य की 5वां क्वेश्चन आपका कार्य है स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के साथियों 3 भेद होते हैं। क्षमा चाहता हूं मैं, ये स्वर संधि पूछा है आपका निश्चित रूप से। तो स्वर संधि के कुल मिलाकर कितने भेद? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। करे दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में द्वंद्व समास होगा आपका, आपको देख ही रहे हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि आपका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है। तिरंगा में समास पूर्व पद संख्यावाची विशेषण द्विगु समास हो जाएगा। खरा खोटा में द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको हम लोग विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कार्य कि तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती हैं। इस वाक्य में हवा से बातें करने का अर्थ क्या होता है? हवा से बात करना मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना, है ना, बहुत तेज दौड़ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। किस वाक्य का उदाहरण है? ये इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। शुभाशीष के लिए इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। तो चारपाई पर यानी आपका अधिकरण कारक होता है, जिसकी विभक्ति आपको में और पर होती है। क्या होती है? में और पर होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ये मोहन चाकू से सेब काट रहा है। चाकू से यानी यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। साधन यहाँ पर मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 21, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री होता है। यहाँ पर ये भी नहीं होगा आपका, कवयित्री, यानी विकल्प डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो जब कभी भी किसी सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों मिलकर के किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं, विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23 आपका कह रहा है यहाँ पर कि कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। कई बार आपको बता चुका हूं, हम साथ साथ पढ़ते थे, तो पढ़ने क्रिया के साथ, अच्छा हम साथ साथ पढ़ते थे किस काल का उदाहरण है? तो पढ़ते थे ता था ती थी ते थे, यानी यहाँ पर भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा है? भूतकाल का। आगे बढ़ते कह रहा है सितारा चमकना, यानी भाग्य खराब होना, भाग्योदय नष्ट होना, भाग्योदय होना। सितारा चमकने का अर्थ होता है भाग्योदय होना। कह रहे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उच्च और साधारण की तुलना कैसी? उच्च और साधारण को बराबर समझना, उच्च को साधारण समझना, साधारण को उच्च समझना। ये कह रहा है कि भाई दो व्यक्तियों में कैसे तुलना हो सकती है? कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली की बात की जा रही है। आगे बढ़ते, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका मतलब है कि छछूंदर को तेल लगाना, चमेली का इत्र लगाना, नीच को सुंदर वस्तु, हाँ यानी जो नीच होते हैं उनको सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाना। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। क्वेश्चन नंबर 29, ऊंट के मुंह में जीरा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आवश्यकता अधिक लेकिन कम मिलना, यानी जितना आवश्यकता हो उससे कम मिलना, इसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। कलम तोड़ना, इसका मतलब होता है कि बढ़िया लिखना, सुंदर लिखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है। मोटी नहीं है, हाथी बहुत मोटा है, क्योंकि हाथी आपका जो होता है ये आपका पुलिंग होता है। क्या होता है? पुलिंग। हाथी, दही, पानी, मोती, ये सब पुलिंग में आते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करते, दान किया, प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना आपका अशुद्ध है। ठीक है, 32 का बी आंसर आपके करेक्ट होंगे। प्रश्न पूछना जो है वो अशुद्ध माना जाता है और ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। सही वाक्य क्या हो जाएगा? जैसे कहते हैं ना कि प्रश्न पूछना, तो ये आपका क्रिया संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। यहां पर सीधा कहेंगे पूछना, क्या होगा? पूछना, बस इतना ही होगा, है ना भाई। कुछ पूछते हैं तो प्रश्न ही पूछते हैं, तो प्रश्न का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं है, गई है। तो विकल्प आपका ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? तो यहाँ पर देख सकते, कह रहा है वह वकीलों ने कागजों की जांच की। ठीक, इत्र में सुगंध है, वह डाल महीन है। वह डाल महीन नहीं है, वह डाल पतली है, महीन नहीं होती है डाल। तो विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहे छात्र ध्यान दें, और नगर में सर्वत्र शांति थी, उसे बहुत प्यास लगी थी, लड़की झूले पर से गिर गई। ये गलत है आपका, झूले से गिर गई, पर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। कह रहे पदबंध कितने भेद होते हैं? पदबंध के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध यानी अव्यय पदबंध। तो 36 का डी आंसर आपका करेक्ट होगा। वह बहुत तेज दौड़ती है, यहाँ पर कौन सा पदबंध है? तो आप कहेंगे वह बहुत तेज दौड़ती है। दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता तेज बता रहा है, तेज की विशेषता बहुत बता रहा है। तो 2 विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। विकल्प आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे मुझ अभागे ने क्या क्या नहीं सहा। काले शब्द में कौन सा पदबंध होगा? तो मुझ अभागे ने क्या क्या नहीं सहा। मुझ अभागे ने, इसका मतलब है कि सर्वनाम के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। कह रहे उत्तर से दक्षिण तक, तक जो होता है यह एक क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है, और अव्यय के साथ ही पूरा शब्द जुड़ा हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक, यानी अव्यय पदबंध, अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य होगा? ये कह रहा है कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो मैंने, मैं के साथ ने का प्रयोग, सीधी सी बात है कि कर्म खारिज, भाव खारिज, यानी कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है, सोचना ही नहीं है। आम खाया जाता है, आम किसी के द्वारा खाया जाता है, और खाना जो क्रिया है आपका ये सकर्मक क्रिया है। तो किसी के द्वारा
इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं होगा, या तो भाव या तो कर्म। अगर यहाँ पर कर्म सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य होगा, विकल्प आपके यहाँ पर बी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात 43 की करते हैं। कह रहा इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य जो है वो कौन सा है? कह रहा कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, वृद्ध से बैठा नहीं गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो ने लगाया ना भारत के साथ, इसका मतलब है कर्तृवाच्य हो जाएगा, विकल्प आपका सी करेक्ट है। 44 नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है। आपने, तो ने लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया। किस वाच्य का? तो 44 का ए उत्तर आपका होगा कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करे भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? रमेश खेलता है, बच्चा से उठा नहीं जाता, राजू सो गया। तो यहाँ पर बच्चा से उठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है बचपन से हमने हिंदी बोली, दिनकर ने उर्वशी लिखी है। बचपन से हमने हिंदी बोली, ठीक है, ये बोल रहा है ना कि बचपन से हमने हिंदी बोली। तो 46 में आपका ये तो आपका गलत हो जाएगा। दिनकर ने उर्वशी लिखी, वह इधर उधर देखा और बोला, नहीं, गलत है आपका। तो विकल्प आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिनकर ने उर्वशी लिखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका कलेजा में सांस नहीं है, आपके हो जाएगा, वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, ये गलत है आपका। ठीक है, यह पुस्तक किसी और के हाथ ना दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। उसने उनके गले में एक गेंदे नहीं होता है, गेंदे की एक माला डाल दी, ये होगा। और जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है, विकल्प आपके डी यहाँ पर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों 48 की बात करते हैं, और 48 कह रहे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइए देखते हैं कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध होगा। कह रहे हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, कुछ स्थलों पर होता है, यह किताब का क्या मोल है? इस किताब हो जाएगा, यह नहीं होगा। आपका सब काम गलत होता है, तो ये भी आपका गलत है, विकल्प आपका ए जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करें, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करें जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े हों, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य की संज्ञा देते हैं। और व्यंजना शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है? जो व्यंजना शब्द होता है, ये कह रहा है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन सा आता है? पहला कह रहा है अलंकार, अभिधा, रस और शाब्दी व्यंजना। तो व्यंजना के अंतर्गत जो है वो शाब्दी व्यंजना होता है। व्यंजना दो प्रकार की होती है, आर्थी और शाब्दी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत डी आंसर आपका शाब्दी आएगा। साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने कुल मिलाकर के लगभग 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। ये क्वेश्चन पिछले वर्षों के हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखना है कम से कम 2 बार इसको एग्जाम में देख करके जाना। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैंने कल बोला था और आज लड़कों को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिला है, उसी प्रकार से आज की वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 बार कम से कम इस वीडियो को देख लेना। और ध्यान रखना कि आज की वीडियो में हमने लगातार जो कराया है उसमें अलंकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं, रस के मिले हैं, छंद के मिले हैं, साथ ही साथ काव्य गुण के मिले हैं, पदबंध। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एज इट इज भी रख सकता है, इसको ध्यान देना। पूरी वीडियो को इसलिए कम से कम 2 बार आप जरूर रट के जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।